नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज हमारे सामने एक बहुत ही प्यारी और आकर्षक कहानी है, मीको और तारो, जंगल का बहादुर दिल। सुनने में एकदम बच्चों की कहानी लगती है ना, लेकिन सच बताऊं, इसके अंदर जो गहराई छिपी है वो कमाल की है। दरअसल ये कहानी एक क्लासिक माइक्रो हीरोज जर्नी का बेहतरीन उदाहरण है। तो चलिए सीधे कहानी में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी फेबल हमारे मनोविज्ञान और जीवन के बड़े सबकों को इतनी खूबसूरती से खोल कर रख देती है। कहानी की शुरुआत में ही एक बहुत गहरा सवाल सामने आता है। जंगल में एक बहादुर दिल खोजने के लिए आखिर क्या चाहिए? अब ये सिर्फ किसी सचमुच के जंगल की बात नहीं हो रही है, ये हमारे अंदर छिपे डर और उस पर जीत हासिल करने की बात है। क्या बहादुरी का मतलब ये है कि डर लगे ही ना, या डर लगने के बावजूद कदम आगे बढ़ाना असली बहादुरी है? मीको और तारो की इस यात्रा के जरिए हम इसी ताने बाने को सुलझाने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों किरदारों के शुरुआती तालमेल की, जहां से ये कहानी आकार लेती है। इन दोनों के बीच का अंतर सच में बहुत दिलचस्प है। एक तरफ मिको है। मिको एक छोटा सा जिज्ञासु बंदर है जिसके सुनहरे फर हैं और उसे एडवेंचर से बेइंतहा प्यार है। वो बस स्वाभाविक रूप से निडर है। दूसरी तरफ है हमारा तारो। तारो एक युवा बाघ है, गहरी धारियां हैं, बहुत बड़ा दिल है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एक बाघ होने के बावजूद तारो नई चीजों को आजमाने से घबराता है। ये जो विजुअल कॉन्ट्रास्ट है ना, ये कहानी की शुरुआत में ही दोनों के मनोवैज्ञानिक अंतर को बिल्कुल साफ कर देता है। साहित्य की दुनिया में इस नैरेटिव तकनीक को फॉइल कहा जाता है, मतलब एक ऐसा किरदार जो दूसरे किरदार की खासियतों को उभारने के लिए उसके ठीक उलट काम करता है। यहाँ मिको तारो के लिए एकदम परफेक्ट फॉइल है। मिको की वो निडरता और जो उसका हमेशा हाई एनर्जी वाला उत्साह है, वो तारो की घबराहट और हिचकिचाहट को और भी ज्यादा हाईलाइट करता है। ये तकनीक बहुत जरूरी है क्योंकि इसी वजह से कहानी के अंत में तारो के अंदर जो बदलाव आएगा वो हमें बहुत गहरा और संतोषजनक लगेगा। अब आते हैं कहानी के टर्निंग पॉइंट पर, जिसे हम कॉल टू एडवेंचर या रोमांच का बुलावा कह सकते हैं। और ये बुलावा आता है मीको की तरफ से। एक मस्त खुशनुमा सुबह है, मीको लताओं पर झूल रहा है और पूरे उत्साह के साथ ऐलान करता है, मैंने सुना है जंगल की गहराई में एक छिपा हुआ झरना है, चलो उसे खोजते हैं। यहाँ मीको एक तरह से हेराल्ड या दूत की भूमिका में है। उसका उत्साह बिल्कुल छलक रहा है और वो अनजान दुनिया की ओर कदम बढ़ाने के लिए एक खुला निमंत्रण दे रहा है। लेकिन जैसा कि हम तारों के बारे में जानते हैं, उसका रिएक्शन एकदम अलग होता है। वो अपनी पूंछ हिलाता है, थोड़ा हिचकिचाता है और पूछता है, क्या होगा अगर ये बहुत दूर हो या खतरनाक हो? ये क्लासिक रिफ्यूजल ऑफ द कॉल है। सच कहें तो हम सभी ने जिंदगी में कभी न कभी तारों की तरह महसूस किया है ना? किसी नई चीज को शुरू करने से पहले उसके खतरों के बारे में सोचकर बस कदम पीछे खींच लेना। और यहीं पर मीको का नजरिया काम आता है। वो एक बड़ी सी स्माइल देता है और कहता है, यही तो इसे मजेदार बनाता है। मीको असल में यहाँ इस बात को स्थापित कर रहा है कि अनिश्चितता, अज्ञात को अपनाना किसी भी यात्रा का सबसे अहम हिस्सा है। खैर, मीको की बात सुनकर तारो भी मुस्कुरा देता है और इस शर्त पर मान जाता है कि वे दोनों एक साथ रहेंगे। बस इसी के साथ उनका सफर शुरू हो जाता है। तो अब यात्रा शुरू हो चुकी है, जो हमें इस कहानी के राइजिंग एक्शन की तरफ ले जाती है, जहां उन्हें जंगल के डरों का सामना करना है। जरा उनके इस पूरे दिन के सफर पर गौर करते हैं। सुबह सुबह वे घनी झाड़ियों के बीच से मेहनत करते हुए रास्ता बनाते हैं। फिर दिन थोड़ा आगे बढ़ता है और उन्हें एक नदी के ऊपर रखे एक डगमगाते हुए लट्ठे को पार करना पड़ता है। दोपहर होते होते वे पथरीले उबड़-खाबड़ रास्तों पर चढ़ाई कर रहे होते हैं। सफर सच में थका देने वाला है। और फिर दोपहर के बाद अचानक तारो एकदम ठिठक कर रुक जाता है। वो फुसफुसाता है, मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। तभी झाड़ियों से एक जोरदार सरसराहट की आवाज आती है और फिर क्रैश। कहानी बिल्कुल अपने चरम पर है। माहौल में डर है। उस वक्त सबके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा होता है, उस जोरदार आवाज के पीछे उन झाड़ियों में आखिर था क्या? कोई खूंखार जंगली जानवर या कोई बहुत बड़ा खतरा? और फिर झाड़ियों से बाहर कूदता है एक छोटा सा मेंढक। ये कहानी का एक बहुत ही शानदार कॉमेडिक रिलीफ पल है। इसे देखकर मीको तो जोर से हंस पड़ता है। तारो पहले हैरानी से पलके झपकाता है और फिर वो भी अपनी हंसी नहीं रोक पाता। तारो खुद मानता है कि शायद वो कुछ ज्यादा ही डर गया था,
ये छोटा सा पल हमें कितनी खूबसूरती से समझाता है कि अक्सर हमारे डर असलियत से कहीं ज्यादा हमारे दिमाग में बड़े होते हैं। इस घटना के बाद तारू का आत्मविश्वास एकदम से बढ़ जाता है। इस डर को पार करने के बाद वे अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रवेश करते हैं, जहां उनका शानदार इनाम इंतजार कर रहा है। एक लंबे और थका देने वाले ट्रैक के बाद उनके सामने जो नज़ारा होता है उसे देखकर बस एक ही शब्द निकलता है, वाओ! आखिरकार उन्हें अपनी मंजिल मिल जाती है। एक बेहद खूबसूरत छिपा हुआ झरना जिसकी हल्की सी गर्जना उन्हें वहां बुला रही थी। उसका पानी इतना चमकदार था और सूरज की रोशनी उस पर ऐसे नाच रही थी जैसे ढेरों हीरे एक साथ चमक रहे हों। ये दृश्य इतने जीवंत हैं कि ये एहसास दिलाते हैं कि वो मुश्किल यात्रा सच में इस मंजिल तक पहुंचने के लिए पूरी तरह से लायक थी। मीको तो खुशी के मारे तुरंत पानी में छलांग लगा देता है। लेकिन यहाँ जो होता है वो हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण का सबसे खास हिस्सा है। तारो धीरे से पानी में कदम रखता है और फिर मजाकिया अंदाज में अपने दोस्त मीको पर पानी उछालते हुए कहता है, तुम सही थे, कुछ रोमांच जोखिम उठाने लायक होते हैं। ये बस कोई मामूली डायलॉग नहीं है, ये तारो का एक बहुत गहरा एहसास है। जो बाघ शुरुआत में अपने सुरक्षित घर से निकलने में घबरा रहा था, वो अब जोखिम का असली मोल समझ चुका है। साहित्य की भाषा में हम इसी चीज को कैरेक्टर आर्क कहते हैं। जब सूरज ढलने लगता है तो तारो मीको से कहता है, अगली बार रोमांच का सुझाव मैं दूंगा। ये एक परफेक्ट, पूरी तरह से मुकम्मल कैरेक्टर आर्क का उदाहरण है। तारो अब सिर्फ पीछे पीछे चलने वाला साथी नहीं रहा, उसने अपने डर को हरा दिया है और अब वो खुद लीड करने के लिए तैयार है। ये एक किरदार का पूरी तरह से विकसित होना है। अगर हम तारो के इस सफर को कुछ स्टेप्स में समेटें तो उसका ये मनोवैज्ञानिक विकास कुछ इस तरह दिखता है। पहला कदम, जो चीजें अज्ञात हैं उन्हें लेकर हिचकिचाहट। दूसरा कदम, अपने सबसे अच्छे दोस्त पर भरोसा करना और आगे बढ़ना। तीसरा कदम, अचानक सामने आए डर का पूरी हिम्मत से सामना करना। और अंत में चौथा कदम, अपनी उस बहादुरी के लिए एक शानदार चमकते हुए इनाम को हासिल करना। एक घबराने वाले बाघ से लेकर एक बहादुर एडवेंचरर बनने तक की ये यात्रा वाकई कमाल की है। तो इस कहानी को समझने के बाद अंत में सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल बचता है। जब जीवन के घने जंगलों का सामना करने की बारी आती है, जब सामने अनजान मुश्किलें और डर खड़े होते हैं, तो क्या सुरक्षित जगह पे आराम से बैठे रहना बेहतर है या फिर उस छिपे हुए झरने को खोजने का जोखिम उठाना चाहिए? क्योंकि जैसा कि तारो ने सीखा, कुछ झरने, कुछ मंजिलें सच में जोखिम उठाने के लायक होती हैं। इस खूबसूरत कहानी के विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।